हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व पहले देखते हैं इसका इंग्लिश क्या होता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का इंग्लिश होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व का इंग्लिश होता है। इसी को शॉर्टकट में अब हम जहां भी लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहां पे हम इसको लिखेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी लिखेंगे। तो देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो वो हमारे संविधान में कितना में है, तो भाग 4 में है। कितना में है? संविधान के भाग 4 में है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। ये संविधान के भाग 4 में इसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। इसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं, यानी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। उसके बाद देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, टेक किया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? पब्लिक वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है। पब्लिक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है, ये इसका उद्देश्य हो गया। तो देखिए, ये हो गया हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। आइए अब हम देखते हैं आर्टिकल 36 से पढ़ना शुरू करते हैं और 51 तक पढ़ते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 में जो है, आर्टिकल 36 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से अनुसार राज्य का परिभाषा देता है। इसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य के परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो आता है वो हमारा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में हम क्या पढ़ते हैं? तो देखिए, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी जो है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। तो डीपीएसपी डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। यानी कि डीपीएसपी लागू नहीं होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यही कहा गया आर्टिकल 37 में। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य जो है ये लोक कल्याणकारी, यानी कि सरकार का ये राज्य का ये लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? तो लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करेगा। तो इसमें किसका बात कहा गया है? तो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बात किया गया है। सरकार लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करेगा, जिसमें लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 में हम पढ़ते हैं, तो देखिए आर्टिकल 39 में हम क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 39 में हम पढ़ते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन होगा। स्त्री चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबके लिए समान काम के लिए समान वेतन। क्या किया जाएगा? तो इसमें संसाधनों का वितरण किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? संसाधनों को केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। तो इन सभी जितने बातों को मैंने बोला, इन सभी बातों के लिए अलग अलग आर्टिकल है। तो आर्टिकल 39A में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 39A में कहा जाता है, देखिए आर्टिकल 39 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 39A में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे किसी भी काम को करने के लिए इक्वल, यानी कि बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इसी के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 39A में। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा आता है आर्टिकल 39B। आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39B क्या कहता है? ये आर्टिकल 39B में हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 39B कहता है कि कोई भी, जैसे संसाधनों के आवंटन के बारे में बात करता है, जैसे राज्य के पास जो भी संसाधन मौजूद है उनके आवंटन का बात करता है। तो संसाधनों का
तो आर्टिकल 39 बी में क्या बात करता है, तो राज्यों के पास जो भी संसाधन है उनके आवंटन का बात करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आर्टिकल 39 सी। तो आर्टिकल 39 सी किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 39 सी जो बात करता है, यह आर्टिकल 39 सी, आर्टिकल 39 सी जो है, ये संसाधनों के केंद्रीकरण यानी कि संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक के बारे में बात करता है। संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाता है, केंद्रीकरण पर रोक लगाता है। आर्टिकल 39 सी यह क्या कहता है कि कोई भी जो संसाधन राज्य के पास मौजूद होगा, उसका केंद्रीकरण नहीं होगा, बल्कि उसका विकेंद्रीकरण होगा, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए, यही कहता है आर्टिकल 39 सी, सॉरी। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 39 डी। आर्टिकल 39 डी क्या कहता है, तो आर्टिकल 39 डी कहता है चाहे स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। क्या कहता है, आर्टिकल 39 डी कहता है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, समान काम के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री या पुरुष कोई भी हो, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहा गया हमारे आर्टिकल 39 के सभी आर्टिकलों में। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 39 के आर्टिकलों में ये कहा गया है। उसके बाद हमारा अगला जो आर्टिकल आता है, ये आता है आर्टिकल 39 ए, कैपिटल ए। मैंने आपको बताया था कि जब भी संविधान में कोई भी आर्टिकल में कैपिटल लेटर जुड़ता है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया होता है। तो इसे भी संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इसमें क्या दिया हुआ है, तो निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता, इसमें कहा गया है निःशुल्क कानूनी सहायता। अब कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो कानूनी सहायता प्राप्त कर सके, तो उसे सरकार क्या करेगी, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराएगी। इसी के बारे में इसमें कहा गया है। अब ये जो आर्टिकल 39 ए है, इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक, इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय। इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात किया गया। किसका, ग्राम पंचायतों के गठन, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात किया गया। ये हमारे आर्टिकल 40 में बात किया है। अब ये आर्टिकल 40 जो है, ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। तो ये आर्टिकल 40 किससे, गांधी जी के विचारों से प्रेरित है, गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। ये हमारा आर्टिकल 40 क्या है, तो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 40 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 40 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करने, यानी कि कुछ ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाए वहां पे सरकारी सहायता प्राप्त करने, जैसे वृद्धा पेंशन, सरकार द्वारा हमें क्या वृद्धा पेंशन मिलता है, कोई भी मतलब जैसे विधवा पेंशन हो गया, उसके बाद विकलांगों को साइकिल हो गया, काम में कोई जो सहायता मिलता है, शिक्षा में सहायता मिलता है, बेगारी यानी कि जो कोई काम नहीं करता है, जैसे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बीमारी में सरकार द्वारा जैसे कोई भी सुविधा प्रदान कराया जाता है, ये सभी किस में आता है, ये सभी आर्टिकल 41 में जो कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, इसी के बारे में बात किया गया है। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारा बता दिया। देखिए, आर्टिकल 41 में क्या कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध करा जाए, ये हमारा आर्टिकल 41 में कहा गया है। जैसे इसी के तहत अलग अलग स्कीम आता है, वृद्धा पेंशन आता है, विधवा पेंशन आता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी स्कीम आता है, ये सभी इसी आर्टिकल 41 के तहत ही राज्य उपलब्ध करवाती है। इसके बाद जो हमारा आता है आर्टिकल 42 आता है। आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 42 में कहा गया है प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है, प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाने की बात की गई है।
यानी कि गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाने की बात की गई। और जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनका, जैसे मान जाइए कोई गर्भवती महिला है, उन्हें कोई भी मुश्किल काम, भारी काम नहीं करने दिया जाएगा, ये इस आर्टिकल 42 में कहा गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 43 के बारे में। आर्टिकल 43 क्या कहता है? तो आर्टिकल 43 जो कहता है, आर्टिकल 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी। यानी कि निर्वाह योग्य मजदूरी कहने का मतलब कि कोई भी श्रमिक है या कोई भी काम करने वाला है, उसे इतना वेतन तो मिलना चाहिए कि वो अपना परिवार का गुजारा कर सके, यानी कि अपना गुजारा कर सके। तो इसी को कहते हैं निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी, ये था हमारा आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में कहा कि क्या कहा गया है? तो निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 43A में कहा गया है कि उद्योगों में श्रमिकों का प्रबंधन। क्या कहा गया है? आर्टिकल 43A में कहा गया है उद्योगों में श्रमिकों का प्रबंधन। आर्टिकल 43A में क्या कहा गया है? उद्योगों में श्रमिकों का प्रबंधन। मैंने आपको बताया अभी कि जो भी आर्टिकल में जो भी एक कैपिटल लेटर जहां भी जुड़ा हुआ आ जाए तो इसे समझिएगा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया हमारे डीपीएसए में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल आता है, ये आता है आर्टिकल 43B। देखिए, मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था? तो मैंने आपको आर्टिकल 43A तक बता दिया, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। 43A में क्या था? तो उद्योगों में श्रमिकों के प्रबंधन के बारे में था। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 43B के बारे में। आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 43B में हम सहकारी समिति के बारे में पढ़ते हैं। सहकारी समिति को जोड़ा गया है। सहकारी समिति, ये जो सहकारी समिति है, इससे कब जोड़ा गया? तो इसे 97वां संविधान संशोधन, यानी कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसे 3 जगह जोड़ा गया। एक तो पहला जोड़ा गया ये हमारे फंडामेंटल राइट में। तो फंडामेंटल राइट में कहा जोड़ा गया? तो 19(1)(c) में जोड़ा गया। ठीक। उसके बाद दूसरा जोड़ा गया, कहाँ जोड़ा गया? तो ये हमारे यहाँ जोड़ा गया डीपीएससी में आर्टिकल 43B। और तीसरा कहाँ जोड़ा गया? तो भाग 9B में जोड़ा गया। भाग 9B में जोड़ा गया ये। तो सहकारी समिति कितने जगह पर जोड़ा गया? 3 जगह पर जोड़ा गया। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल आता है, ये कौन आता है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या कहता है? तो आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता की बात करता है। किसके बारे में बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, इसके बारे में बात। ये समान सिविल संहिता जो होता है, यह दीवानी मामलों के लिए होता है, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, ये सभी जो है दीवानी मामले, ये सभी धर्मों के लिए एक बराबर होगा। इसी को कहते हैं समान सिविल संहिता। पहले जो था बस ये गोवा में लागू था। तो गोवा में जो लागू था, ये कोई बिल बना के लागू नहीं हुआ था, बस ऐसे ही लागू था। लेकिन इसे पूरी तरह से बिल पेश करके पारित करा के लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड इसे बिल पारित करा के लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। यहाँ पे समान सिविल संहिता लागू हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आता है हमारा आर्टिकल 45 आता है। आर्टिकल 45 में हम क्या पढ़ते हैं? तो आर्टिकल 45 में हम पढ़ते हैं कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बाल्यकाल की देखभाल, यानी कि बाल्यकाल का देखभाल, ठीक, और शिक्षा, बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा का। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बच्चों के बाल्यकाल देखभाल और उनके सुरक्षा की बात की गई आर्टिकल 45 में। इसके बाद देखिए हमारा आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में, और इसी में आर्टिकल 45 में शिक्षा का भी बात किया गया, देखभाल और शिक्षा के बारे में बात किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, राज्य शिक्षा प्रदान करेगा, ये अनिवार्य है। इसी में कहा गया आर्टिकल 45 में। देखिए इसके बाद आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है? तो SC ST के आरक्षण की बात की गई है। किसके? SC ST के आरक्षण की बात की गई है। यानी कि SC ST जो है हमारा, उसे
उसे शोषण से बचाना है, यानी कि एससी एसटी को शोषण से बचाना है, यानी कि एससी एसटी के आरक्षण की बात की गई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 47 जो है हमारा, तो आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य पोषण युक्त भोजन का व्यवस्था करेगा, यानी कि उपलब्ध करवाएगा। राज्य पोषण युक्त भोजन, पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाएगा तथा नशीली दवाइयों और शराबों को पर रोक लगाएगा। पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाएगा और नशीली दवाइयों और शराब पर रोक लगाएगा। ये आर्टिकल 47 में कहा गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? तो इसके बाद जो हमारा आता है आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 जो है ये कृषि और पशुपालन के वृद्धि के बारे में बात किया गया। किसके बारे में बात किया गया है? तो कृषि और पशुपालन के वृद्धि के बारे में बात किया गया है। कृषि और पशुपालन के वृद्धि की बात की गई है, इसकी बात की है। और इसमें एक कहा गया है कि जो भी दुधारू गाय है, दूध देने वाली गाय या मवेशी है, जो भी मवेशी है, उनके हत्या पर रोक लगाई गई है, हमारे आर्टिकल 48 में कहा गया। इसके बाद एक आर्टिकल है आर्टिकल 48 का ए। आर्टिकल 48 जो ए है, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया आर्टिकल 48 ए में, राज्य पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। आर्टिकल 48 ए में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है राज्य वन वन्य जीव वन्य जीव तथा पर्यावरण की रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा करेगा। राज्य क्या करेगा? वो राज्य वन्य जीव तथा पर्यावरण की रक्षा करेगा। ये हमारा आर्टिकल 48 में कहा गया। आर्टिकल 49, इसके बाद आता है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय हित के जो स्मारक है, राष्ट्रीय हित के स्मारकों की रक्षा करेगा। राष्ट्रीय हित के स्मारकों की रक्षा करने का बात किया गया। राष्ट्रीय हित के स्मारकों की रक्षा करने की बात की गई। राज्य क्या करेगा? राज्य जो राष्ट्रीय हित के हमारे स्मारक हैं उनकी रक्षा करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा आता है आर्टिकल, अब देखिए, अब हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? तो आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका का, क्या कहता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, यानी कि अलगाव के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, पृथककरण के बारे में बात करता है। ये हमारा आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण के बारे में बात किया गया। इसके बाद देखिए हमारा आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात किया गया। ये था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। ये डीपीएसपी में हमने क्या पढ़ लिया? तो आर्टिकल 36 से जो 51 है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया गया। अब देखिए, जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में कुछ प्रमुख कथन है। जो हम, पहला जो कथन है वो केटी शाह जी का कथन है। केटी शाह जी ने डीपीएसपी को, केटी शाह जी ने डीपीएसपी को क्या कहा है? तो केटी शाह जी ने डीपीएसपी को जो हमारा डीपीएसपी है, इसको एक ऐसा चेक कहा है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। तो क्या कहा है केटी शाह ने? डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये कहा है केटी शाह जी ने।
इसके बाद आते हैं हमारे आइवर जेनिंग साहब। आइवर जेनिंग साहब ने क्या कहा है? तो आइवर जेनिंग साहब ने क्या कहा है? आइवर जेनिंग साहब ने कहा है कि आइवर जेनिंग साहब ने हमारे इसके बारे में कहा गया है कि डीपीएसपी के बारे में क्या कहा। तो आइवर जेनिंग साहब ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि डीपीएसपी जो है यह पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। इसके बाद देखिए, ये हमारे आइवर जेनिंग साहब ने क्या कहा है डीपीएसपी के बारे में। तो आइवर जेनिंग साहब ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि ये डीपीएसपी पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। इसके बाद जो हमारे आते हैं केसी बिहियर साहब। कौन है? केसी बिहियर साहब। केसी बिहियर साहब ने क्या कहा है? केसी बिहियर साहब ने कहा है कि यह जो डीपीएसपी है यह लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। क्या कहा है? लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। तो ये है हमारा पूरा डीपीएसपी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में केटी शाह जी ने क्या कहा है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। आइवर जेनिंग साहब ने क्या कहा है? आइवर जेनिंग साहब ने कहा है कि डीपीएसपी जो है पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। केसी बिहियर साहब ने क्या कहा है? केसी बिहियर साहब ने कहा है कि जो हमारा डीपीएसपी है ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। क्या है? लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। तो ये रहा हमारा डीपीएसपी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।